मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं पार्ट सेकंड। हमने अपनी पिछली क्लास में भारतीय संविधान की विशेषताएं या हम कहें लक्षण पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि हर संविधान अपनी परिस्थिति, अपने देश काल, अपने संस्कृति के अनुसार अलग अलग होता है और हर संविधान की अपनी कुछ विशेषताएं या लक्षण होते हैं। भारत बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा था, इसलिए भारतीय संविधान में उन सारी बातों का ध्यान रखा गया है जिससे जो भारतीय समाज, भारतीय धर्म, भारतीय जनता के हित में हो और इसके साथ साथ विकास को प्राप्त किया जा सके, क्योंकि लंबी गुलामी के बाद भारत का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों पक्ष बहुत कमज़ोर हो गए थे। हमने देखा था पिछली क्लास में लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, जो कि हम भारत के लोग शुरुआत होती है प्रस्तावना की और उसके बाद में जो अंतिम वाक्य उसका है वो भी यही बताता है कि जनता में प्रभुसत्ता निहित है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, और आखिरी वाक्य को अगर हम देखें तो वह है दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1935 के अधिनियम की तरह है, लेकिन 1935 के अधिनियम से अलग ये भारतीय जनता द्वारा निर्मित, अधिनियमित और अंगीकृत है। इसके अलावा हमने कुछ और विशेषताएं देखी थी कि लिखित, निर्मित और सर्वाधिक व्यापक है, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है। तो इस बात का ध्यान रखा गया कि केंद्र और इकाइयों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद टाला जा सके। इसके लिए शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तौर पर किया गया। इसके लिए संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इसके साथ साथ प्रशासनिक प्रबंध का भी इसमें विस्तार से वर्णन किया गया। भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को बताता है, यानी जनता ही सब कुछ है, जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार है और राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है भारत का, वो भी वंशानुगत नहीं है। इसके साथ साथ दो शब्द धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमने 1942वें संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़े थे और इन दोनों का जो महत्व है वो पहले से भारतीय संविधान में मौजूद था, लेकिन इन शब्दों को पहली बार 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। इसके साथ साथ भारतीय संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये संघात्मक व्यवस्था है, इसलिए इतना आसानी से केंद्र सरकार उसमें परिवर्तन कर सके, इसको रोकने के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक मानी गई, जिससे कि संघात्मक स्वरूप को खत्म नहीं किया जा सके। लेकिन साधारण मामलों में लचीलेपन का परिचय देते हुए राज्यों की बहुमत की आवश्यकता नहीं रखी गई। अब हम आते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था, जो उसकी अगली विशेषता है। आज के लेक्चर को हम यहाँ से शुरू करेंगे। संसदात्मक व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि भारत बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था। संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका घनिष्ठतम रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इसके साथ साथ जो कार्यपालिका है वो दोहरी होती है। भारत में भी इसी बात को अपनाया गया है। हमारे यहाँ व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका ली जाती है और जो हमारी कार्यपालिका है वो दोहरी है, एक वास्तविक और एक नाम मात्र की। जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, और जो नाम मात्र की है वो राष्ट्रपति है, और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत में जो वास्तविक सत्ता है यानी मंत्रिपरिषद, वो व्यवस्थापिका में से ली जाती है, उसी के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका की इच्छा पर्यंत ही अपने पद पर रहती है। भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, संसदात्मक शासन प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद तो होता ही है, इसके साथ ही दिन प्रतिदिन भी होता रहता है और इसीलिए भारत में इस प्रणाली को अपनाया गया। अगला लक्षण आता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था।
भारत में हमने जैसा पहले भी देखा था कि संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। जैसा कि भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वो कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो एक संघ शासन की स्थापना की गई। संघ शासन के सभी लक्षण इसमें हैं। एक लिखित निर्मित संविधान है, शक्तियों का बंटवारा है और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा गया है और ये लिखित संविधान होने के कारण स्पष्ट तौर पर इन शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिससे केंद्र और इकाइयों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो। इसी के साथ साथ संविधान की व्याख्या करने और उसकी रक्षा करने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है, जिससे किसी भी प्रकार का संवैधानिक गतिरोध अगर केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उसे दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त भारत में कुछ ऐसे तत्व भी हमें देखने को मिलेंगे जो एकात्मक शासन में हैं, क्योंकि संघात्मक शासन के कुछ तत्व हमें अमेरिका में देखने को मिलते हैं। एकात्मक शासन के जो तत्व हैं उसमें है इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, जिसके माध्यम से संकट काल की घोषणा के बाद संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक शासन में बदला जा सकता है। तो इस तरह से दोनों तरह की व्यवस्था को हमने अपनाया है। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि भारत एक विशाल भूभाग वाला विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों वाला देश है और ऐसा माना गया कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए जहाँ एक तरफ संघात्मक स्वरूप जरूरी है तो एकात्मक शासन की व्यवस्थाएं होना भी जरूरी है, ताकि देश को तोड़ना बहुत आसान ना हो सके। इस तरह से इन दोनों के मिले जुले लक्षणों के आधार पर प्रोफेसर के.सी. वियर कहते हैं, भारत का नया संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय है। ये ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें कतिपय संघीय विशेषताएं हैं, न कि यह ऐसा संघात्मक राज्य है जिसमें कतिपय एकात्मक विशेषताएं हैं। वहीं पर दुर्गादास बसु लिखते हैं, भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है न एकात्मक है, बल्कि ये दोनों तरह के व्यवस्थाओं का मिश्रण है, एक नवीन प्रकार का संघ है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के चलता है। भारत में संसदीय संप्रभुता है तो न्यायिक सर्वोच्चता भी इसमें मायने रखती है। जहाँ इंग्लैंड में हम देखते हैं संसदीय प्रभुसत्ता है, तो वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। लेकिन जो इंग्लैंड में व्यवस्थापिका कानून बनाती है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के तहत न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों की वैधता को देख सकती है। भारत में भी हमने देखा कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। हालांकि संसद की सर्वोच्चता को भारत में स्वीकार किया गया है और संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुसार न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और उन विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध हो। तो इस तरह से दोनों को एक साथ दिया गया है, अधिकार और शक्तियाँ। जैसा कि डी.डी. बसु कहते हैं, संविधान ने अद्भुत ढंग से अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के लिए जो सिद्धांत हैं और इंग्लैंड के संसदीय प्रभुसत्ता के जो सिद्धांत हैं उनके बीच का मार्ग अपनाया है। हालांकि बाद के वर्षों में 1993 से लेकर 2014 तक के काल में न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता को प्राप्त कर लिया था, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली और व्यवस्थापिका द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया जाता कि जो देश के संविधान के विपरीत है तो उस पर तुरंत एक्शन लेने की कार्यवाही इस दौरान की गई। अगली विशेषता आती है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों का समावेश। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को देने का कारण ये था कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा था और ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था।
अमेरिका और आयरलैंड के संविधान में नागरिकों को अधिकार दिए गए और भारत ने भी वहीं से इन अधिकारों को लिया है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिसे राज्य और सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान संविधान में यानी वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान में एक और महत्वपूर्ण बात है और वो बात ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनके साथ साथ ये बात भी स्पष्ट की गई है कि इन अधिकारों पर किन परिस्थितियों में किस तरह से प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे देश की अखंडता बनी रहे, जिससे विदेशी मामलों में सरकार स्वयं निर्णय ले सके, नागरिक दूसरे नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप ना कर सके और इन सब के माध्यम से देश एक सूत्र में बना रहे। इसके अलावा भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अलग से प्रावधान किया गया है, यानी संवैधानिक व्यवस्था की गई है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल संविधान में एक नया भाग चौथा अ जोड़ा गया। इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य दिए गए, यानी अधिकारों के साथ साथ अब ये माना गया कि 10 मूल कर्तव्य हैं नागरिकों के जिन्हें उन्हें पूरा करना है। 86वें संवैधानिक संशोधन यानी 2002 के द्वारा नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य भी निश्चित किया गया। अब आते हैं अगले लक्षण की तरफ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी उनके उल्लंघन होने की दशा में न्यायालय में जाया जाता है। लेकिन अब जिस विशेषता को हम देख रहे हैं वो वाद योग्य नहीं है। यह है राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन है जिनसे शासन को संचालित किया जाए। इन्हें नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। ये नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए और इन तत्वों की प्रकृति के संबंध में संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निदेशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती, परंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। यानी अभी जो हमने बात की कि नीति निदेशक तत्व सरकार के लिए गाइडलाइन है, लेकिन उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, कोई वैधानिक शक्ति इनके विरुद्ध प्राप्त नहीं है। ये निदेशक तत्व क्यों दिए गए? क्योंकि भारत लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी सिद्धांतों को सरकार द्वारा लागू किया जाए, इसके लिए इन नीति निदेशक तत्वों को दिया गया। अगला आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और अन्य अभिकरण। संघात्मक शासन व्यवस्था में जैसा हमने पहले भी देखा, न्यायपालिका बेहद आवश्यक है संविधान की व्याख्या करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, और इसके साथ साथ न्यायपालिका का स्वतंत्र होना भी आवश्यक है। संविधान ने भारत में मौलिक अधिकार दिए हैं जनता को, उनकी रक्षा के लिए भी न्यायपालिका का न केवल होना बल्कि उसका स्वतंत्र होना भी आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में नियुक्तियों का विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति से होती है। न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होती है। उनके कार्यकाल में वेतन में कमी नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा किसी भी प्रकार की टिप्पणी या विचार नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका स्वतंत्र है और इस बात का परिचय न्यायपालिका ने अनेकों बार दिया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे स्वतंत्र अभिकरण भारतीय संविधान में हैं जो सरकार पर नियंत्रण लगाते हैं। इसमें आते हैं निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग का प्रमुख आदि। अगला जो लक्षण या विशेषता हम देखने जा रहे हैं वो ब्रिटिश शासन में एक बुराई के तौर पर आई थी जिसने भारत को विभाजित करने का काम किया। ये लक्षण है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। आपको याद होगा हमने
19 के अधिनियम में इसको पढ़ा था, 1909 के अधिनियम में भी पढ़ा था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को किस तरह से बढ़ाया गया और भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया गया था। 1909 में सबसे पहले इसको लागू किया गया और भारत के जो विभिन्न संप्रदाय थे वो एक दूसरे के विरोधी बन गए, एक दूसरे से ज़्यादा मांगे करने लगे। लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ और भारतीय संविधान जब बना तो उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अंत कर दिया गया और इसके स्थान पर वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया। तात्कालिक समय में वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष की आयु के रूप में रखा गया था। स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ मताधिकार दिया गया था भारत में। वर्तमान में आपको पता है कि वयस्क मताधिकार 18 वर्ष की आयु को माना जाता है। भारत में संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, जबकि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है। वो इसलिए है क्योंकि भारत एक विशाल राज्य है, लंबे समय तक गुलाम रहा और उसको एक बनाए रखने के लिए इकहरी नागरिकता आवश्यक थी। अगर हम अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता अपनाते तो बहुत संभव है कि कुछ राज्य जो स्वतंत्रता के समय भी भारत से अलग होना चाहते थे टूटकर अलग हो जाते। तो इसलिए एकात्मक नागरिकता को अपनाया गया। अगली स्थिति आती है अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है, जिससे बहुमत के अत्याचार से मुक्ति मिल सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुमत के माध्यम से निर्णय लेना होता है तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है उसको बहुत फ़ायदा नहीं मिल पाता। भारत में धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक बहुत विविध है और बहुत अल्पसंख्यक है, तो उनकी रक्षा के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है। शुरुआत में ये व्यवस्था केवल 25 जनवरी 1960 तक की गई थी, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया गया। हर 10 वर्ष बाद इसको बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में दावों की व्यवस्था अनुच्छेद 335 के अंतर्गत है और संविधान के अनुसार इन दावों, जिन्हें सामान्यतया आरक्षण के नाम से जाना जाता है, के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इस तरह से अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है, जो नौकरियों में भी है तो विधानसभाओं और संसद में भी है। अगली महत्वपूर्ण बात आती है, क्योंकि भारत में बहुत सारी सामाजिक स्तर पर असमानताएं थी, तो उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसको प्राप्त करने के लिए भी कुछ बातें समाहित की गई भारतीय संविधान में। तो सामाजिक समानता की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है। कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह की समानता तो मिल जाती है, लेकिन सामाजिक समानता नहीं मिलती। संविधान ने सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय होगा, यानी छुआछूत का पूरी तरह से निषेध कर दिया गया। और इस तरह से दलितों की गिरी हुई स्थिति को सुधारने में संविधान की ये व्यवस्था एक मील का पत्थर साबित हुई। उन्नीस में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निरोधक कानून बनाया गया, जिसके माध्यम से दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके और ये अब तक बनाए गए सभी कानूनों में सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है। अगला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। भारतीय संविधान में कल्याणकारी यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को स्वीकार किया गया, जैसा कि हमने नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में पढ़ा भी। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि एक ऐसे राज्य की स्थापना की जाए जिसमें हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, जिसे हम कहते हैं
पोषक भोजन मिले, वस्त्र मिले, निवास मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की पूर्ण सुविधाएं मिले, व्यक्ति अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके और जहाँ तक संभव हो सामाजिक आर्थिक समानताएं प्राप्त की जा सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकार संविधान में निर्दिष्ट इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं देती हैं। 5 ईयर प्लानिंग प्रोग्राम इसके लिए लाया गया और उसके साथ साथ और बहुत सारी योजनाएं लाई गई जिससे समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना को स्थापित किया जा सके और लोक कल्याण को प्राप्त किया जा सके। भारत में एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था है। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है और इसके साथ साथ संघीय सरकार के सभी कार्यालयों में संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा भी दी गई। 1965 में सहभाषा विधेयक पारित कर अनिश्चित काल तक हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने की अनुमति भी दी गई। राष्ट्रभाषा क्षेत्रीय भाषा की प्रगति में बाधक नहीं है। संविधान में भारतीय भाषाओं को प्रादेशिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और उन्हें मान्यता दी गई है, जिससे उन प्रदेशों का कामकाज उसी भाषा में होता है। और अगली विशेषता आती है विश्व शांति का समर्थक और वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय संस्कृति में केवल अपने प्रदेश या देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के साथ शांति, सुरक्षा और उन्नति का सम्मानजनक संबंध बनाया जाए, ऐसा भारतीय संस्कृति कहती है। तो उसके लिए भारतीय संविधान में भी कहा गया है कि युद्ध केवल उसी समय किए जाएंगे जब आत्मरक्षा के लिए आवश्यक हो। तो व्यवहार में भारत ऐसा ही अपनाता है। तो कुल मिलाकर के भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें ऐसे सिद्धांतों को लिया गया है जो भारतीय जनता के हित में है और व्यवहारिक स्तर पर उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और अधिकार दे सके। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगली क्लास में हम भारतीय संविधान संशोधन की विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।